स्टडीज़ के अंदर आपका जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम वो कर रहे थे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मीन मैंने आपको बताया था क्या कि जब आप अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए उनको परफॉर्म करने के लिए उनको पूरा करने के लिए किसी बाहरी संस्थान से या बाहरी व्यक्ति से कोई अनुबंध करते हैं तो उसको हम बीपीओ का कार्य कहते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी एजेंसियां मार्केट में अवेलेबल हैं जो एक नॉमिनल चार्ज का पेमेंट लेकर आपको क्या करती हैं, स्पेशलिस्ट सर्विसेज देती हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आपको सारे के सारे रिसोर्सेज खुद कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, दूसरे आपके एफर्ट्स बच जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इसके लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेरिट्स के बारे में। देखो, बीपीओ सर्विसेज जो होती हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज जो होती हैं, इन सर्विसेज से बिजनेस एंटरप्राइजेस को काफ़ी सारे क्या है एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो एडवांटेज होगा, नंबर फर्स्ट, वो होगा फोकस ऑन अटेंशन या एक्सीलेंस। देखो, एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता, किसी भी चीज़ की प्रभावशीलता कब बढ़ती है, जब आप किसी सीमित क्षेत्र में क्या करते हो, कार्य करते हो। जैसे आज मान लो कोई टीचर हैं और वो टीचर ये कहते हैं कि भाई मैं तो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले और साइंस वाले सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, तो मैं ये कह नहीं सकता कि वो सभी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल एक्सीलेंस या एक्सपर्टाइजमेंट रखते होंगे। अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में कि अगर सिंगल टीचर सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो उस पर उसको एक एक्सपर्टाइज होगा और इस चीज़ का बेनिफिट किसको मिलेगा, स्टूडेंट को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर मान लो कोई बिजनेस एंटरप्राइज ये कहे कि भाई सारे काम जो मुझसे करने मेरे मतलब के हैं वो सारे काम मुझे ही करने हैं और मैं ही करूँगा, इसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते किसी भी काम में। भाई आपके पास टोटल 10 काम है जिसमें से आप 2 या 3 या 4 में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन बाकी 6 तो आप खराब ही करोगे ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप उन कामों को कहाँ दे दोगे, उन सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज़ को दे दोगे जो आपको बीपीओ सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब आपके पास बर्डन हो गया कम। जब कम बर्डन होगा तो आपके पास जो फोकस एरिया है वो कैसा रह गया, छोटा। अब आपको उन 2-3 कामों पर ही ध्यान देना है जो आपने अपने लिए बचा के रखे हैं, उनको आप इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सीलेंसी है, जो अटेंशन है, वो कैसा हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। एक्सीलेंसी बढ़ेगी, अटेंशन लिमिटेड हो जाएगा और इसका बेनिफिट आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा। ठीक है, नंबर सेकंड बात कर रहे हैं हम सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे मैंने आपको बताई थी बात ये कि विशेषज्ञों की सेवाएं जो होती हैं वो आपको हमेशा कैसी रहती हैं, एडवांटेज देती हैं, क्योंकि विशेषज्ञ किसी काम को करने में महारथी होते हैं, कुशल होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब उनसे हम कोई काम करवाएंगे तो उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका जो काम है वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है, बहुत स्पेशलाइज होने वाला है। और इसी स्पेशलाइजेशन के चक्कर में आज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब पड़े हुए हैं। भाई आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कैसा हो चुका है, घना हो चुका है, तगड़ा हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया है कि जो एक्सपर्ट हैं उनसे अपन को काम करवाना कैसा हो गया है, ज़रूरी हो गया है। और ऐसे एक्सपर्ट आपको केवल कहाँ मिलेंगे, बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ में। और ये कंपनियां उन एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, उनसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे बिजनेस पर्सनस को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या मिले, एक्सपर्टाइजमेंट या स्पेशलाइजेशन मिले। और ऐसा स्पेशलाइजेशन उन कंपनीज़ को, बिजनेस पर्सनस को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमेशा आगे रखता है। तो ऐसी चीज़ आपको फ़ायदेमंद है। ठीक है, नंबर थर्ड पे बात कर रहे हैं हम रिडक्शन इन कॉस्ट। देखो, कॉस्ट रिड्यूस कैसे होती है। आप क्या समझते हैं कि अगर सारे काम हम खुद करेंगे तो क्या हमारी कॉस्ट कम आएगी? तो आंसर है नहीं। भाई आज हम बात करें कि जैसे किसी घर में कोई काम है और उस काम से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो हमने मैनेज करने के लिए घर में क्या कर लिया, वो चीज़ें परमानेंट रख ली। तो परमानेंट रखने के चक्कर में तो आपका जो खर्चा है वो कैसा होगा, बढ़ेगा। भाई आज जैसे मान लो एक गाड़ी है, हमको क्या होता है कि हमारा सिस्टम ये है कि जब भी कोई वैकेशन का टाइम आता है तो हमारी फैमिली साल में 1 या 2 बार कहीं बाहर घूमने जाती है। ठीक है, और उसके लिए हमें चाहिए एक 4 व्हीलर। इसके अलावा हमारा 4 व्हीलर का कोई यूज़ नहीं है, तो आपने क्या किया, 4 व्हीलर परचेज़ कर ली।
और वो आपकी घर की जो गैलरी है उसमें खड़ी रहती है, उसका कोई यूज़ नहीं है, केवल साल में 2 बार आप बाहर घूमने जाने के लिए वो चीज़ यूज़ करते हो। अब यहाँ पर आपने 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसका साल भर का मेंटेनेंस खर्चा। इससे अच्छा है हम साल में 2 बार तो जाते हैं, इस 2 बार के लिए हम क्या करेंगे कि गाड़ी हायर कर लेंगे, और गाड़ी हायर करने पे जो हमारा खर्चा होगा वो काफ़ी नॉमिनल होगा। तो आपने उन रिसोर्सेज को खुद नहीं जुटाया, बल्कि उन कंपनीज़ को दे दिया वो काम जिनके पास उस तरह के रिसोर्सेज हैं। तो ऐसा करने से जब आपने अपने यहाँ पे किसी तरह के ऐसे संसाधन नहीं जुटाए तो आपका जो कॉस्ट है वो कैसा आएगा, कम आएगा। नंबर 4 पे अपन बात कर रहे हैं डेवलपमेंट बाई अलायंस। अलायंस का मतलब होता है सहायता या सहयोग या गठजोड़ करना। देखो होता क्या है कि हम चाहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो और बढ़े, जिससे हमारा वर्किंग एरिया बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेलिंग बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। लेकिन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपको दूसरों की मदद करना ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। भाई एक कंपनी है, कंपनी का नाम है अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन कंपनी ये कहती है कि भाई मैं सारे के सारे जो पार्सल्स है वो खुद ही डिलीवर करूँगी। अब ऐसा जब कंपनी कह रही है तो कंपनी का ध्यान बट गया। अब कंपनी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर ले, प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके परचेज़ करके कैसे भी अरेंज करके उनको कस्टमर तक पहुंचाए, या वो कस्टमर के घर तक डिलीवर करे। तो इसके लिए उसने क्या किया हुआ है, एक परमानेंट कंपनी जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, ये एक उदाहरण है, ठीक है। XYZ लिमिटेड जो है उसको क्या किया हुआ है, काम दिया हुआ है। अब इसका फोकस किस पे रहेगा, केवल ऑर्डर्स लेने पे और ऑर्डर्स को पूरा करने पे, जबकि उन ऑर्डर्स को डिलीवर करने का काम किसको दे दिया गया है, XYZ लिमिटेड को। तो इसका फोकस एरिया कैसा हो गया, कम हो गया। इसको भी काम मिल गया क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं था, तो इस तरह की कंपनी मार्केट में आ गई। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इसको काम मिला, इसकी मदद से इसको सहायता मिली, आपस में क्या हुआ, अलायंस हुआ, एक गठजोड़ हुआ, और उस गठजोड़ से दोनों को क्या मिल रहा है, फ़ायदा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी केवल किससे बढ़ रही है, आपकी बढ़ रही है BPO सर्विसेज की वजह से, ठीक है। तो ये आपके 4 मेरिट्स थे जो अपन ने पढ़े अभी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं BPO सर्विसेज की डीमेरिट्स के बारे में। देखो बात ऐसी है कि जब आप अपने कामों को दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को करने के लिए दोगे तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान कैसे हैं, नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ प्राइवेसी। देखो प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता, और हम जानते हैं बिजनेस सीक्रेट्स अगर सीक्रेट्स ही रहें तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन जब हमको ये बिजनेस सीक्रेट्स डिस्कस करने पड़े किसी दूसरी बिजनेस से तो आपको लगता है कि ये आपकी प्राइवेसी ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज को, अपने कामों को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देगा तो उनको परफॉर्म कैसे करना है, किस क्वालिटी में करना है, इस चीज़ के बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। और ये डिस्कशन आपके बिजनेस सीक्रेट्स को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्राइवेसी है वो सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन के पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास चली जाएगी, और अगर उससे किसी थर्ड पार्टी को पता चल गई तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि BPO सर्विसेज में प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 पे बात कर रहे हैं अपन स्वेट शॉपिंग। स्वेट शॉपिंग को बोलते हैं परिश्रम खरीदारी। देखो स्वेट शॉपिंग क्या है, जब भी हम किसी BPO सर्विस प्रोवाइडर को देखते हैं तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्विसेज दे रहा है उसने सर्विसेज देने का एक प्रोसेस बना लिया है अपनी तरफ से। अब वो सर्विस उस प्रोसेस को कंप्लीट होने पर पूरी हुई मानी जाती है। जैसे ही वो प्रोसेस ख़त्म हुई हम मान जाएंगे कि ये जो सर्विस है वो बहुत बेस्ट दी गई है, चाहे वो नहीं है। जैसे हम बात करें एक गाड़ी सर्विस सेंटर की, जैसे आप गाड़ी को सर्विस कराने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पर जो भी मैकेनिक होता है वो अपनी तरफ से जो प्रोसेस हर गाड़ी के लिए यूज़ करता है, ये पार्ट्स खोलना है, वो पार्ट्स खोलना है, ये साफ़ करके वापस लगाना है, धुलाई सफाई जो होती है, वो सारी चीज़ की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को कंप्लीट मान लिया तो आप ये मानेंगे कि आपकी गाड़ी की कंप्लीट सर्विस हो चुकी है। क्या बंदे ने मेहनत की? यस, बिल्कुल की।
लेकिन जब अपन देखते हैं कि गाड़ी वापस से 2 दिन में 4 दिन में वैसा ही क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आपको लगता है गाड़ी की केवल सफाई हुई है, गाड़ी की सर्विस तो हुई नहीं। गाड़ी बिल्कुल चमकदार हो चुकी थी जब आपने सेंटर से वापस ली थी, लेकिन जब आपने उसको इस्तेमाल किया तो 2-3 दिन में 4 दिन में वो वैसे ही वापस हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या लिया? क्या आपने सामने वाले से बेस्ट सर्विस ली? तो आंसर है नहीं। क्या आपने सामने वाले की मेहनत खरीदी? तो आंसर है यस, बिल्कुल उस बंदे ने मेहनत तो की थी। अब बेस्ट सर्विस मिली नहीं मिली वो बाद की बात है। तो वास्तव में जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या करते हैं कि किसी भी काम को करने का, किसी भी सर्विस को देने का एक प्रोसेस तैयार कर लेते हैं और उस प्रोसेस को पूरा होते ही ये माना जाता है कि सर्विस बहुत बेस्ट दी गई है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको केवल सामने वाले बंदे का, सर्विस प्रोवाइडर का मेहनत मिलता है, परिश्रम मिलता है, बेस्ट सर्विस नहीं मिलती। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ये केवल और केवल क्या है, एक परिश्रम खरीदारी है। ठीक है। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं एथिकल प्रॉब्लम। देखो, एथिकल प्रॉब्लम का मतलब होता है नैतिक दोष, किसी तरह की कोई नैतिक समस्या। इथिक्स हमारा काम करता है सभी लोगों के वेलफेयर पे। जैसा कि हम जानते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े लेवल पे बीपीओ सर्विसेज देते हैं, उनका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है कि हम कैसे भी कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करें। और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, सस्ते एम्प्लॉय काम में लेते हैं। और सस्ते एम्प्लॉय के फॉर्म में वो किन लोगों को अपॉइंट करेंगे? वो करेंगे बच्चों को, वो करेंगे लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ और बच्चे इस तरह के आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिनको ज़्यादा सैलरी और वेजेस नहीं देना होता, तो वो कम खर्चे में उनसे अपना पूरा काम निकलवा लेते हैं। और ऐसा ये माना जाता है कि जिन कंट्रीज़ में चाइल्ड लेबर के लिए या वुमेन लेबर के लिए कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं है, कोई लॉ नहीं है, वहाँ पर उन लोगों का क्या होता है, टॉर्चर होता है, वहाँ शोषण होता है। और इस चीज़ से आपकी सोसाइटी जो होती है उसमें क्या होता है, इथिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो कॉस्ट रिडक्शन है, जो बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर है, वो कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में, अपनी लागतों को कम करने के चक्कर में ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी लागतें तो कम रहती हैं, लेकिन उन लोगों की जो लाइफ है वो बेकार हो जाती है, उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाते जो उनको मिलने चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। ठीक है। नंबर 4 पे बात कर रहे हैं हम, रेसिस्टेंस इन होम कंट्री। देखो, ये बीपीओ का सिस्टम ऐसा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो ये सोचती हैं कि हमारे कंट्री में तो अच्छी सर्विस देने वाले लोग ही नहीं हैं, तो वो क्या करती हैं कि अपने सारे सर्विसेज कहाँ से लेती हैं, फॉरेन कंट्री से लेती हैं। अब फॉरेन कंट्री से लेंगी तो सीधी सी बात है, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो सारे कहाँ चले गए, विदेशों में चले गए। और जब हमारे एम्प्लॉयमेंट्स विदेशों में चले जाते हैं तो इसका जो रेसिस्टेंस है, इसका जो विरोध है, वो आपके यहाँ होना कैसा है, कन्फर्म है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो अपने क्या करती हैं, सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए कहाँ दे देती हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को दे देती हैं जो विदेशों में काम करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जब काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपके गृह देश है यानी कि होम कंट्री है, उसमें उसका रेसिस्टेंस होना कैसा होता जाता है, ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है जब अपनी सर्विसेज को आप विदेशों में देते हैं तो। ठीक है।